इस क्लाउड बर्स्ट ने आज़ाद कश्मीर की जो टिम्बर माफिया है उसको इस तरह से बेनकाब किया कि 4-5 दिन तक नौशेरी डैम की वो तस्वीर आपने देखी होगी कि जहाँ पे लकड़ियां जमा थी, पानी नजर नहीं आ रहा था और वो कटी हुई लकड़ियां थी और अभी तक वो लकड़ियां वहां से लोग साफ कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, लेकिन वो होता ये है कि ये जब डिजास्टर्स आते हैं तो ये बड़े पैमाने पे आते हैं, इतनी वर्क फोर्स नहीं होती। पानी आ चुका है, सियालकोट, नारोवाल, करतारपुरा सब डूब चुका है, तो अभी ये 2 स्पेल बकाया है, जिसका एक स्पेल अभी चल रहा है, एक स्पेल 7 सितंबर तक, यकम के बाद ये आखिरी स्पेल आएगा। अमेरिका से, इसराइल से और इंडिया से हमें अब इतना खतरा नहीं है जितना हमें क्लाइमेट चेंज से और ये इस तरह के डिजास्टर से, इनसे अब है। अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमें हर साल पता होता है कि यहाँ पे तबाही आएगी, बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, लैंडस्लाइडिंग होगी, लेकिन हम उसके बावजूद तैयारी नहीं करते। पाकिस्तान के जिस आप हॉस्पिटल में जाएं आपको ये नॉर्दर्न एरियाज के लोग, जीबी के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग मिलेंगे, उसकी बेसिक रीजन ये पानी है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी 90% बीमारियों में मेन किरदार पानी का है। हम अगर उन चश्मों के आगे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, साफ पीने का पानी नहीं दे सकते, कोई वाटर पॉलिसी नहीं जारी कर सकते, वाटर एंड सैनिटेशन नामी आज़ाद कश्मीर में चीज ही कोई नहीं है, कोई गटर नहीं है, कोई सेवरेज नहीं है, कोई सिलसिला ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सियासत से हट के। आज हम एक अहम इशू के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके ऊपर शायद ही कम लोगों ने बात की होगी, लेकिन मौजूद हमारा कश्मीर ही है। ये कश्मीर में जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हैं, इसके साथ साथ जो ज़लज़ले आ रहे हैं और बाकी जो मामला हैं, इसके ऊपर भी तफसीली आज हम आपसे बात करेंगे। इस सवाल से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमर अजीज़ साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बड़ा अहम इशू है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस हवाले से बिल्कुल नहीं पता है कि ये क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं, सैलाब क्यों आ रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग की वजूहत क्या हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज़ाद कश्मीर भर में जो पानी के हवाले से मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं। साफ़ पानी पीने को मैसर नहीं है। आप बात कर रहे थे कि लैब टेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई है। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि क्लाउड बर्स्ट के हवाले से क्या कहेंगे। ये नई टर्मिनोलॉजी आई है, क्लाउड बर्स्ट होता है, स्लाइडें आती हैं, ज़लज़ले होते हैं और सैलाब आते हैं, क्या वजूहत हैं? शुक्रिया उस्मान साहब इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। उस्मान साहब, ये डिज़ास्टर्स जो हैं वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में आते हैं और फॉर द टाइम बिंग जो बात चल रही है क्लाइमेट चेंज की, एक बड़ा फिनोमेना है और उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। तो क्लाइमेट चेंज में जो पाकिस्तान का किरदार है वो 1% से भी कम है, 0.8, 0.7 वेरी करता है। तो लेकिन उसके जो शिकार है या उसके जो नुकसानात हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव पाकिस्तान है। रिसेंट आपने जो अभी टेम्परेचर वेरिएंस देखी, प्लस आपने क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स देखे। अब जो डिजास्टर्स हैं वो बेसिकली 2 टाइप के, एक नेचुरल डिजास्टर्स है, एक मैन मेड डिजास्टर्स। बिल्कुल, मैं नाज़रीन को ये बताना भूल गया कि डॉक्टर उमर अजीज़ साहब माहिर अर्जियात हैं और जियोलॉजिस्ट हैं और बड़ी महारत है अपने शोबे में, इसका जो इनका डिपार्टमेंट है उसमें। तो ये मैं बताना भूल गया था मानसून। तो मैं क़ारीन के लिए आम फहम ज़बान में थोड़ा उसको बयान करना चाहूँगा कि जो डिज़ास्टर्स हैं, अब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। एक है जी जियो मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, एक है जियो हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स। अब जो जियो मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स जो उसमें अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, उसके बाद आपके फ्लैश फ्लड्स है, एवालांच है, ठीक है। अब जो ये हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल जो डिज़ास्टर्स हैं, इनमें आपके सीजनल फ्लड्स हैं, आपके क्लाउड बर्स्ट है, आपकी थंडर स्टॉर्म्स हैं, आपकी लाइटनिंग है, ये जो बिजली कड़कती है, और ड्राउट है, ठीक है। और मैन मेड डिज़ास्टर्स में टेररिज्म है, आग का जो वो इवेंट है, कोर इंसिडेंट्स जो ह्यूमन इंसिडेंट्स हैं वो। अब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स में जो आप करंटली बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर चूँकि जोग्राफिकली जो है वो इंडियन और टेक्टोनिक प्लेट के दरमियान है, जिसको मैन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, प्लेट बाउंड्री के ऊपर वाक़ है। एक तो हमें ज़लज़ले का वहाँ पे इसलिए भी आपने 2005 का अर्थक्वेक देखा था, और ये जो बड़ी प्लेट बाउंड्री है वो आज़ाद कश्मीर से गुजर रही है और जो है वो अफ़गानिस्तान तक जाती है, और बल्कि आपके इस्लामाबाद की मार्गला हिल से भी गुजरती है। कहा ही जा रहा था किसी दौर में ये दोबारा इस तरह का। तो अर्थक्वेक का ये है कि वो ज़ाहिर है आते रहते हैं और वो ज़मीन के अंदर एनर्जी जो है मुख्तलिफ
फॉर्म्स में जमा होती है और जब स्ट्रेस रिलीज होती है तो उस सूरत में अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक के लिए भी कोई भी डिजास्टर जो है उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले ये है कि आपने प्रीपेयर्डनेस करनी होती है, फिर आपने डिजास्टर आ गया, फिर आपने उसका रिस्पॉन्स करना होता है, फिर आपने उसकी मिटिगेशन या रिकवरी के लिए जाना होता है, फिर आपने उसकी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स और मुख्तलिफ इस तरह की पॉलिसीज और इक़दाम करने होते हैं कि अगर दोबारा ये हो तो क्या होगा। अब हम उस बर्निंग टॉपिक पे आते हैं जो आजकल एक लोकल के क्लाउड बर्स्ट की टेक्निक या टर्मिनोलॉजी पूरे आज़ाद कश्मीर भी सुन रही है। और क्लाउड बर्स्ट जो साइंटिफिकली है वो ये है कि 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे के अंदर किसी भी एरिया में वाक़ा पजीर हो तो वो कैटेगरी क्लाउड बर्स्ट में आती है। वैसे उसको ज़रा लोगों को समझाने के लिए कि ज़रा गर्म ठंडी हवाएं मिलती हैं, बादल जो है बाढ़ों से टकराते हैं, तो ज़रा क्लाउड बर्स्ट है तो लोग उसको इस तरह सोचते हैं कि बादल फट गया है। और लेकिन है वैसे ही है, लेकिन साइंटिफिकली उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं कि कैसे ही होता है। ये अब्रप्ट रेन्स है। अच्छा जी, इसमें अब ये हुआ कि 2024 के मुकाबले में 2025 में 25 से 27% ज़्यादा बारिश हुई। अब जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर आपने देखा इस दफ़ा गर्मी ज़्यादा हुई है हर जगह पे। जब टेम्परेचर का में इजाफा होता है, इसकी भी कुछ रीज़न है, डिफॉरेस्टेशन, जितने आप दरख्त काटेंगे उसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। उस वजह से आपके जो है ये इस तरह के बारिशें भी ज़्यादा होती हैं और सीजन में शिफ्ट आती है। जैसे अभी आपने देखा कि गर्मियाँ बहुत तवील हो चुकी हैं, अक्टूबर तक जाती हैं, और सर्दियाँ बहुत कम हो चुकी हैं, बर्फबारी का नाम और निशान नहीं है। लोग दिसंबर में बर्फबारी देखते थे, लेकिन अभी जनवरी, इस मतलब फरवरी में बर्फबारी हुई थी। ठीक, वो भी कई दफ़ा ये होता है कि अब्रप्ट रेन शुरू हो जाती है और बर्फबारी जाती है। अब जब क्लाउड बर्स्ट के इस इवेंट में जो आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर वाक़यात हुए, ख़ासा नुकसान हुआ, नीलम वैली में 900 जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ मौजूद थे, उनको रेस्क्यू भी किया गया। रावलाकोट में भी एक तो इस तरह के वाक़यात हुए। बाग के अंदर नाला माल आपने देखा कि वो खुश्क होता था, वहाँ लोग पैदल क्रॉस करते थे, लेकिन उसने उसके वाटर लेवल देख के तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। ये बल्कि आधी जो माल है वहाँ लोगों ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं, मतलब वो कब्जा किया हुआ है। एक्चुअली लोगों को भी ज़रा अवेयरनेस उस तरह से नहीं होती। दूसरा ये इवेंट्स जो है जहाँ पे आपने पत्थर देखते हैं, गोल पत्थर, राउंड जो पत्थर होते हैं या बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, ये वाटर का टेरेस रहा होता है, वाटर की टेरेन होती है, पानी वहाँ पे आया होता है या कहीं से गुजरा होता है, और जब भी पानी ने आना होता है पानी अपना रास्ता बनाता है वापस, अगर वो ज्यादा मकदार में आए। अब जो रिसेंट आपने चूंकि एक बड़ा इवेंट बुनेर में हुआ कि वहाँ पे पीर बाबा बाजार में आपने देखा कि सारा घर उसमें दब गए, बड़े बड़े पत्थर आ गए और बहुत नुकसान हुआ। 400-500 अमवात, 6-7 फुट तक उसकी हाइट थी, आधी आधी दुकानें, घर, सब कुछ। उसमें ये हुआ कि वो जरा जो बुनेर का जो अपर एरिया है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ वो 2300-2400 मीटर हाइट है उसकी, और जो पीर बाबा बाजार है वो 800 मीटर की हाइट पर है। तो ऊपर जब पानी आया, बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो वो पानी उस स्पीड से सारा अपने साथ, जब ये पानी आता है तो ये बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर फुटबॉल की तरह साथ लेके जाता है। तो मड आई, पत्थर आए, सब चीजें आई, वो पत्थर आके उन घरों पे गिरे, वो घर सारे मिसमार हो गए, लोगों की लाशें दफन हो गई, वो सारा जो मलबा था वो उधर उसके ऊपर आया, वो आपने देखा। और इस क्लाउड बर्स्ट ने आज़ाद कश्मीर की जो टिम्बर माफिया है उसको इस तरह से बेनकाब किया कि 4-5 दिन तक नौशेरी डैम की वो तस्वीर आपने देखी होगी कि जहाँ पे लकड़ियां जमा थी, पानी नजर नहीं आ रहा था, और वो कटी हुई लकड़ियां थी, और अभी तक वो लकड़ियां वहां से लोग साफ कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं, आम आवाम लेके जा रही है। देखा ये जाए कि दरख्तों की कटाई किस तरह, जंगलात ये एक्सपोज हुआ, क्योंकि ये छुप छुपा के ये काम होता था, या अंडर दी कवर ये काम होता था। लेकिन आपने देखा कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, बारिशें हुई, तो वो सारी आके नौशेरी डैम, चूंकि डैम था आगे उसके स्पिलवे लगा हुआ है, वो ब्लॉक होता है बेचारा, वहां स्पिलवे खोलते हैं तो पानी बाहर जाता है, लकड़ियां सारी तो वहां जाके डंप हो गई। इसका मतलब है कि ये पीछे इस मिकदार पे कटाई नीलम में जारी थी। और अभी भी कोई कल परसों के अलावा भी जंगलात हैं, कल परसों भी एक जरा फेसबुक पे एक पिक्चर जो है वो घूम रही थी कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की मुवाजना हो रहा था जंगलात का। कुछ लोग कह रहे थे वहां आबादी नहीं है या कुछ इस तरह, लेकिन
जो जंगलात का जो आज़ाद कश्मीर में 2017-18 की जो इनकी एनुअल रिपोर्ट है उसके मतलब मुताबिक 16% एरिया जो आज़ाद कश्मीर का वो जंगलात पर मुश्तमिल है। ये जो अभी वो ये 17-18 की ये बात है, आज 2025 है और जो मैंने अभी वो हालात देखे हैं ये 16 से भी कम होकर शायद 10% एरिया जंगलात पर रह गया हो, क्योंकि ये लकड़ी बिकती है देवदार की, बिहाड़ की, चीड़ की। तो ये जो है इन जंगलों को, ये जंगल जो है कार्बन कंटेंट और ये आपके टेम्परेचर बहुत सी चीज़ों में अहम रोल प्ले करते हैं। चीड़ जैसा दरख्त जो है उसकी जो विड्थ है उससे उसकी एज नापी जाती है चौड़ाई से, तो आधा इंच वो साल में बढ़ता है। 100 साल में वो दरख्त जाके स्टैंडर्ड दरख्त तैयार होता है। तो आप सोचें कि 100 साल के दरख्त को ये काट के फटे बना के उसके और उसको 40-50 हज़ार लाख रुपए के एवज बेच के, तो ये, और नीलम में तो लोगों के पास ज़्यादा कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो वो जलाते भी लकड़ियां जला के तो गुजारा करते हैं क्योंकि बर्फबारी होती है। तो अब ये क्लाउड बस्ट के आपने इवेंट देखा, जैसे बुनेर में देखा, ये इस तरह का मसला हुआ। इसमें ये हुआ कि जब लोगों को लोग खुशहाली देखते हैं या पानी की गुजरगाह के करीब जब देखते हैं, ऐसी दरियाओं नालों के करीब जगह देखते हैं खाली हैं, तो वो उसमें अपनी कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। नाजायज तजावजात इसी को कहते हैं। तो वो जहाँ जहाँ भी उन्होंने बनाई उनको अंदाजा नहीं था, तो वो बाद में ज़रा ये नुकसान आया, या ज़रा हुकूमत को, लोगों को भी अंदाजा हो चुका है कि ये सारी चीज़ें जो है वो नुकसानदेह। क्लाउड बस्ट के बाद आपने गीजर में, गिलगित में भी देखा कि ग्लेशियल मेल्टिंग का वो एक चरवाहा जिसने सारे गांव को फोन करके बताया, और पूरा गांव जो पूरा गीजर का गांव पूरे उस मलबे के नीचे है और पूरा गांव वो एक झील बन चुकी है, दरिया गिलगित ब्लॉक हो चुका है। वहां पे वो ग्लेशियल मेल्टिंग का इवेंट था। अब ये दूसरी टर्म है। तो ग्लेशियर में ये है कि देखें गिलगित में और स्कर्दू में तो ग्लेशियर्स हैं, और दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स जो है हिमालय के ग्लेशियर्स वो वर्ल्ड फेमस हैं और वो वाटर का सोर्स है। और आप देखें कि जितने दरियाओं में पानी आता है ये तो ग्लेशियर मेल्टिंग का पानी है। तो जब 4, 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपने गिलगित वाला वाकया देखा, तो मैं कारीन के लिए भी को इनकी आज़ाद कश्मीर की PND की सरकारी रिपोर्ट है कि नाजरीन 239 जो हैं वो ग्लेशियर्स नीलम वैली में मोस्टली उधर है, और 76 लेक्स हैं। हम एक रत्ती गली लेक से वाकफ हैं, लेकिन 76 छोटी छोटी लेक्स नीलम की, तौबट के और इस एरिया में जो गिलगित तक जो कश्मीर का पोर्शन लगता है ये मौजूद है। तो इस टेम्परेचर राइज से हमें हमारे ग्लेशियर्स को भी खतरा है। जब हमारे ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो झेलम में और नीलम में पानी की मिकदार फिर बढ़ेगी। अब यह है कि इन चीज़ों का हमें सामना है। ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई कि ज़रा हमने पहले प्रिपेयर्डनेस करनी है, फिर हमने रिस्पांस करना है। अभी हम इसके रिस्पांस के बारे में भी उस तरह से ट्रेन नहीं है, फिर हमने इसकी रिकवरी और मिटिगेशन के लिए जाना है। हमारा निज़ाम तो अल्लाह होकर चल रहा है ना, मतलब आज़ाद कश्मीर में आप यहाँ तक देखें, अभी बात हो रही थी आपसे कि कोई अथॉरिटी नहीं है वाटर के हवाले से, वाटर टेस्टिंग के हवाले से, या इस तरह का डिजास्टर अगर कोई आ जाए तो ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, लेकिन वो होता ये है कि ये जब डिजास्टर्स आते हैं तो ये बड़े पैमाने पे आते हैं, इतनी वर्क फोर्स नहीं होती, इतनी जो है वो, जैसे आपने स्वात का वाक़या देखा कि वहाँ पे 17 अफराद 2 घंटे उस नाले में फंसे रहे, फिर वो सारा का सारा ख़ानदान बह गया। फिर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, रिमोट एरियाज से, सिंध से, बलूचिस्तान से AJK में आता है। AJK का अपना नेटिव तो वहाँ की टेरेन को और ड्राइव को और चीज़ों को समझता है और वो यूज टू भी है। लेकिन ये जो इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध से जो लोग जाते हैं, अक्सर आपने देखा इनकी गाड़ियां बह जाती हैं, ये हादसों का शिकार होते हैं। मैंने आपको पीछे भी जिक्र किया कि जब ये 14 अगस्त को ये वाकया हुआ क्लाउड बस्ट का नीलम में, तो 900 लोग वहाँ पे रात को इन्होंने रेस्क्यू किए। तो इस तरह का एक मसला है। फिर ये देखें कि अब ज़रा ग्लेशियर मेल्टिंग के हम भी शिकार हैं, क्लाउड बस्ट का भी शिकार हैं। हमें ये कोई अर्थक्वेक के रीजन में मेट्रोलॉजी की, जो मेट्रोलॉजी का मौसमियात का अदारा है, उसकी ऑब्जर्वेटरीज होती हैं जो कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर नोट करती हैं। वो उसके साथ मशीन इक्विपमेंट लगे होते हैं जो आपका टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, बारिश को कहते हैं, वो वेरिएशन सब चीज़ें नोट करते हैं। और फिर ये जो रेनफॉल, ये जो वार्निंग्स हैं, ये सारी उस डाटे की बेस पे होती है। तो हमारे बहुत सारे एरियाज़ में, टॉप एरियाज़ में होगी, लेकिन उस पैमाने पे इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं है। फिर हमारा इनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं है।
फिर यह है कि इस तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाने की इसलिए ज़रूरत है कि अभी हम नई नई चीज़ों को सामने कर रहे हैं। अगले साल और प्रिडिक्शन है बारिशों की। अभी पूरे सारे जो अभी आप हेडलाइन न्यूज़ चल रही है कि हर दरिया में जो है वो सैलाब की कैफियत है। 600 मिलीमीटर बारिश जम्मू में हुई है। उन्होंने, इंडिया ने आपके इतने अरसे बाद आपसे ताल्लुकात बहाल करते हुए कल आपको वार्निंग दी कि हम पानी छोड़ रहे हैं, और पानी आ चुका है। सियालकोट, नारोवाल, करतारपुरा सब डूब चुका है। तो अभी ये 2 स्पेल बकाया है, जिसका एक स्पेल अभी चल रहा है, एक स्पेल 7 सितंबर तक, यकम के बाद ये आखिरी स्पेल आएगा। तो ये वो प्री मानसून और उसके बाद ये मानसून के तकरीबन 60 दिन हो चुके हैं। मतलब 60 दिन तक ये मानसून का ये सीजन हमारे लिए प्रोलॉन्ग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके लिए हुकूमती पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत है, थिंक टैंक्स की भी ज़रूरत है, ये डाटा एक्विजिशन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हुए ऑब्जर्वेटरी के तहत मुख्तलिफ एरियाज़ में हाई एल्टीट्यूड्स पर, तो ये सारी चीज़ें जमा होंगी तो फिर पॉलिसी बनेगी उसके लिए। और दूसरा ये है कि डिज़ास्टर के हवाले से ताज़ी एक जो बात मैं कहना चाह रहा होता हूँ कि अभी हमें कोर्स के अंदर, नसाब के अंदर, नर्सरी से लेके तो मैट्रिक तक कॉलेजेस में स्पेशली ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट का और इस तरह के हैजर्ड असेसमेंट का और इसका रिस्क रिडक्शन के बारे में बच्चों को बाकायदा कोर्स में, एक नसाब में एक सब्जेक्ट शामिल करना चाहिए। एक बात ये बड़ी अच्छी इससे ये होगा कि आपका जो दूसरी का बच्चा भी है, तीसरी का बच्चा भी है, वो इन सारे हैजर्ड से एक तो अवेयर होगा कि ये क्या चीजें हैं, और अगर ये आ जाती हैं तो फिर हमने क्या करना है। और उसके बाद हमारी फ्यूचर प्रिकॉशनरी मेजर्स के, एक तो आपकी पूरी नस्ल तैयार हो जाएगी। फिर ये है कि ये आप जिस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के सोशल मीडिया के एस्पेक्ट से, चैनल से, आम आवाम तक जो लोग मतलब कॉमन मैन है, जिसको शायद इस तरह की चीज़ों का उतना अंदाजा नहीं है, ज़रा लोग अपने दाल रोटी के चक्कर में होते हैं, घरेलू खवातीन है, उनके लिए भी ये अवेयरनेस का बाइस है, क्योंकि ये अब हमारी फेट है, हमें इसका मुकाबला करना है। मैं तो अक्सर अपने दोस्तों में कहता हूं कि अमेरिका से, इसराइल से और इंडिया से हमें अब इतना खतरा नहीं है जितना हमें क्लाइमेट चेंज से और ये इस तरह के डिजास्टर से, इनसे अब हमारी जो अब जंग शुरू हो चुकी है। दुनिया भर में इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज जो खासकर हो रहा है, वो वाकई ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है आने वाले दिनों में। और ये है कि जो दुनिया के ममालिक हैं, ये नहीं है कि अमेरिका में या तरक्की याफ्ता ममालिक में सैलाब नहीं आते, चीज़ें नहीं आती। दुबई में भी आपने पिछली मरतबा देखा अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, बारिशें होती हैं। सऊदी अरब में भी आप देख रहे हैं कि कभी बारिशें नहीं होती। ममालिक में हमने देखा है कि कोई सैलाब आता है, कोई डिजास्टर होता है, लेकिन वो उन्होंने तैयारी की होती है, यही अलर्ट होते हैं, यही प्रिपेयर्डनेस है, यही प्रिकॉशंस हैं, यही रिकवरी है। अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमें हर साल पता होता है कि यहाँ पे तबाही आएगी, बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, लैंडस्लाइडिंग होगी, लेकिन हम उसके बावजूद तैयारी नहीं करते। देखिए इसका अंदाजा उस्मान साहब इससे लगाएं कि 14 अगस्त की जो वार्निंग थी, एनडीएमए ने वार्निंग दी हुई थी, तो 900 टूरिस्ट नीलम में क्या कर रहा था। इसका मतलब है कि लोग वार्निंग्स को, इन अलर्ट्स को सीरियस नहीं लेते। गवर्नमेंट का भी काम है ना, आप अगर आप इनको स्टॉप करें, ना जाने दें आगे। ये है कि इनको स्टॉप करना चाहिए था, लेकिन है कि चूंकि पाकिस्तान की अवाम रिएक्शनरी अवाम है, इनको लाइन में लगाना, इनको सीधा रोड क्रॉस करवाना, इनको डिसिप्लिन में रखना एक मुश्किल काम है। और ये फिर ब्लश हो जाते हैं, इनकी अपनी एक साइकोलॉजी है। इसके लिए हम इस तरह के जो हमारा सोसाइटी है, माशरा, उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर कहते हैं। हर आदमी जो है वो जज्बाती है, कोई बात होगी तो वो मतलब पूरा शायद गुस्सा किसी एक इवेंट पे निकल जाए। तो इसलिए हमारे इदारे भी हमारी आवाम को उस तरह से कंट्रोल करने में नाकाम है। आप जेलम के और नीलम के किनारे देखते होंगे कि वहाँ करीब लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, और ये जो होटल हैं, इन्होंने क्वाले में आप देख लें कि वहाँ पे चारपाइयाँ रखे बैठे होते हैं दरिया के किनारे। तो इस तरह से जब इवेंट्स आते हैं तो नुकसान होता है। तो उसके अलावा जो आप बात कर रहे थे कि जो आज़ाद कश्मीर के जो कॉमन मैन है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वाटर क्वालिटी के, सब लोग जो है स्प्रिंग एंड सीपेज, चश्मे हैं, उनसे पानी पीते हैं। मैं भी पीता हूँ, आप भी पीते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बोर नहीं है। बोर हैं लेकिन उस तरह के सक्सेसफुल नहीं होते पहाड़ी एरिया में। और जो पानी का सोर्स है वो से चश्मे, कुदरती चश्मे। अब चश्मे जो है पानी, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। जो बोर अगर करवाए जाए तो उसका पानी ठीक होता है? नहीं, बोर का पानी ठीक होता है, चश्मे के पानी की अपनी वो है। बोर का पानी, एक बोर पहाड़ी एरिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। वाटर जो चैनल्स हैं, हमें देखी है वो वाटर जो जिन लोगों ने बोर कराया है वो कामयाब जा रहा है। नहीं है, होता क्या है, आपने वाटर चैनल जो है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, आपने ये उनको हिट करना होता है बोर के जरिए। जब वो चैनल तक पहुंच जाता है तो उस पे वो पानी आता रहता है। लेकिन ये जो चैनल्स हैं, वाटर चैनल्स हैं, ये अपना रास्ता तब्दील भी करते हैं, और फिर ये है कि पानी कम या ज्यादा होने का चांस होता है। और सक्सेसफुल इसलिए नहीं कि 10 बोर करेंगे तो 2 कामयाब होंगे।
सही हो गया। पहाड़ी मैदानी एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर टेबल स्टैग्नेट है, जैसे इस्लामाबाद है तो यहाँ पे अगर 600 फुट पे पानी है या 700 फुट पे पानी स्टैग्नेट है, जब बोर करेंगे आपका बोर 100% पानी उसमें आएगा, 500 पे नहीं आएगा 600 फुट पे आ जाएगा। फ्लक्चुएशन हो सकती है लेकिन आना है। पहाड़ी एरिया में ये कोई गारंटी नहीं है, वहां पे आपने वाटर चैनल वेट करना है। तो वो जो मैं आपको पानी के कंपोनेंट की बात बता रहा था कि एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, एक केमिकल कंपोनेंट है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट ये है कि एलजी फंजाई बैक्टीरिया ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं पानी के अंदर से। जो केमिकल कंपोनेंट है वो ये है कि कैल्शियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है? एलजी फंजाई बैक्टीरिया, ये तीन जो है ये जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ये इस तरह की बायोलॉजिकल चीजें हैं जो पानी के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा। इस तरह से जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, टोटल डिजॉल्व साल्ट है, हार्डनेस है पानी की, ये केमिकल कंपोनेंट्स। इनको नोट किया जाता है लेबोरेटरी में, वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट को भी मेजर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और केमिकल कंपोनेंट को भी टेस्ट किया जाता है। ये पानी की दो बेसिक उनके जो है ना वो ऐसे हैं। अब ये पाकिस्तान वाटर रिसर्च काउंसिल है इस्लामाबाद के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो है ना चश्मों पे, वाटर बोर्स पे, वाटर रिजर्वायर पे काम करती है। आज़ाद कश्मीर का जो है मसला ये है कि मुजफ्फराबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे माकड़ी फिल्टर प्लांट जो है वो नीलम से पानी उठाता है, अपने फिल्टर प्लांट में डालता है और पूरे मुजफ्फराबाद को सप्लाई करता है। वहाँ पर भी PCSIR लैब्स है, मौजूद है, टेस्टिंग होती है, होती होगी, मुजफ्फराबाद की हद तक होती होगी। लेकिन मैं आपको रिपोर्ट्स अगर शेयर कर सकता हूँ मैं आपके साथ, जो वाटर रिसर्च काउंसिल की एनुअल रिपोर्ट से 2018 की, 19 की, 20 की, आज़ाद कश्मीर के 80% चश्मे पोल्यूटेड हैं, उनमें लेड है, जिंक है, हार्डनेस है, ये जो डिजॉल्व सॉल्ट, TDS का मसला है, पोल्यूटेड और अनसेफ। ये मुजफ्फराबाद सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा वहां शहर से लिए गए। बाग के अंदर मैं आपको रिसर्च पब्लिकेशन दे सकता हूं कि 80% चश्मे पोल्यूटेड है। रिसर्च पब्लिकेशन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आई है, ये कोई जुबानी जमा खर्च वाली बात नहीं है। गिलगित का 90% जो वाटर सोर्स है वो पोल्यूटेड है। अब करना क्या है इसमें, तो बाकी में भी सब में इसी तरह से। अब इसमें करना क्या होता है, जो मैंने दो आपको कंपोनेंट गिने, किसी में वायरस है, किसी में एलजी है, किसी में बैक्टीरिया पाया जा रहा है, किसी के अंदर जो है वो कैल्शियम की मिकदार ज्यादा है, किसी का हार्डनेस बहुत ज्यादा है, किसी का कोई केमिकल कंपोनेंट है, किसी में लेड है, किसी में जो है वो आर्सेनिक है, आर्सेनिक के पानी पिए। अब ये सारे डाटा एक्विजिशन होती है। हमें करना यह है कि इन चश्मों की टेस्टिंग, जब वाटर, सबसे पहले वाटर टेस्टिंग होगी कि कौन सा चश्मा सेफ है और कौन सा अनसेफ है, कौन सा पीने के काबिल है, कौन सा नहीं है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो टोटल 44-45 लाख आबादी है, उसमें आज़ाद कश्मीर में से 18 से 20 लाख लोग रहते हैं, बाकी लोग मुल्क से बाहर हैं, कोई पाकिस्तान में है, कोई बैरून मुल्क है। तो अब उन लोगों को साफ पीने का पानी, ये साफ पीने का पानी अगर हो जाए, ये कोई इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये आपका सेहत का बजट आज 50% कम कर सकता है, क्योंकि तमाम बीमारियां, हेपेटाइटिस है, लिवर है, स्किन की डिजीजेज हैं। मैंने आपको जो ग्वाइटर की बात बताई कि वो जो आयोडीन पानी ज्यादा हो जाए, आयोडाइज, तो वो ग्वाइटर और गिलर्ड की बीमारी जो पैदा होती है। इस तरह की जितनी बीमारियां हैं, और इंसानी जिस्म में ज़्यादा पानी की कुकिंग के अंदर वैसे इस्तेमाल होता है, पीने में भी, तो वो पानी जो है किडनीज के लिए तो सारे जिस्म के लिए, तो पानी की जो अगर हम ट्रीटमेंट सिर्फ कर लें, सबसे पहले हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी में कोई ऐसी इम्प्योरिटी है भी, कश्मीर में इस तरह कोई अथॉरिटी या अदारा नहीं है, अदारा उस तरह की कोई डिपार्टमेंट उस तरह से नहीं है, यानी कि कोई एक महकमा शायद उसको देख रहा हो, लेकिन उस पैमाने पे जो है वो तमाम जो चश्मे उनकी टेस्टिंग उस लेवल पे नहीं है। एक दूसरा, हर 6 माह बाद ये टेस्टिंग रिपीट करनी पड़ती है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि वाटर चैनल फ्लक्चुएट करते हैं। एक ये, दूसरा ये कि ऐसे इन चीजों को जंगी बुनियादों के ऊपर आपने वो करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत आसान काम है। करना क्या है, सबसे पहले साइंटिफिकली हमने डाटा एक्वायर करना है सारे चश्मों का, उसको टेस्ट करवाना है। अगर ये इनके पास उस तरह का इक्विपमेंट, लेबोरेटरी जो चीजें नहीं है, तो ये अपने वाटर सैंपल सिर्फ वहां से लेकर चश्मों से एक बॉटल ऊपर उसके ऊपर पेस्ट करके नाम और एरिया, तो ये वाटर रिसर्च काउंसिल को अगर ये ऑफिशियली खत भी लिख दें तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कर देंगे। वैसे इसकी 12,000 कीमत है। अच्छा। एक अगर आप जाती तौर पर कोई बंदा टेस्ट करवाना चाहता है तो उसकी 12,000 रुपए कीमत है। 6,000 बायोलॉजिकल की, 6,000 केमिकल की, वो यहाँ पे होती है, पेमेंट देके होती है। लेकिन आजाद गवर्नमेंट चूंकि यहाँ इनको लिख सकती है। दूसरा, हर एरिया में, हर गाँव में 2-4 चश्मे ही होते हैं, यानी कि एक गांव की 10,000 आबादी है तो शायद 4 चश्मों से मुस्तफीद हो रही है। तो एक तो ये करना है कि डाटा एक्वायर करना है। उसके बाद ये, अगर किसी चश्मे में कोई इंप्योरिटी है तो आजकल चाइना ने छोटे छोटे फिल्टर बनाए हुए हैं, वो फिल्टर लगा के
उस पानी को किसी प्रोसेस के जरिए वहां से अगर गुजारा जाए, छोटे फिल्टर भी लग जाए, तो वो कम से कम पीने के काबिल हो जाएगा। तो कई लोगों ने जाती तौर पर खर्चा करके भी, कई लोगों ने, कम्युनिटी ने खुद जाती तौर पर चंदा करके हमारे एरियाज में लोगों ने फिल्टर लगाए भी हैं। लेकिन है कि ये हुकूमतों का इसलिए काम है कि डिपार्टमेंट है, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा है पंजाब में वाटर एंड सैनिटरी वासा एक अदारा है, जैसे यहाँ सीडीए पानी को डील करता है, उनकी लेबॉर्ट्री है, उनकी सारे फिल्टर प्लांट है, वो चीजों को चेक करते हैं। तो आप एक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अदारा बना लें, आजाद कश्मीर एक अथॉरिटी बना लें, और आप इन सारी चीजों को करें। एक दफा आपने डाटा एक्वायर कर लिया, फिर आपके पास आइडेंटिफिकेशन आसान होगी, जहां जहां कोई मसला है वहां पे आप उसका रेमेडी कर लेंगे, और आप आजाद कश्मीर के लोगों को साफ पीने का पानी दे दें, तो ये बहुत बड़ी तरक्की होगी। ये जो पुल हैं, ये जो रोड हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये शायद मतलब सीमेंट इंसानी सेहत, इंसानी जान, ये लोग। हमारा मसला ये है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि सेहत जाए भाड़ में, तालीम जाए भाड़ में, पहले ही हम रोड होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास बिजली होनी चाहिए, खंभा होना चाहिए, टूटी होनी चाहिए, मतलब ये चीजें हम नहीं देखते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब उठाया है कि सबसे पहले इंसानी सेहत, और ये बाकी चीजें बात है। देखें, इंसान होंगे, आबादी होगी, तो ये उसके लिए ये चीजें। मैं आपको इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जिस आप हॉस्पिटल में जाएं, आपको ये नॉर्दर्न एरियाज के लोग, जीबी के लोग और आजाद कश्मीर के लोग मिलेंगे। उसकी बेसिक रीजन ये पानी है, यानी 90% बीमारियों में मेन किरदार पानी का है। तो हम आजाद कश्मीर के 18 लाख लोगों को 10 अजला को हम अगर उन चश्मों के आगे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, साफ पीने का पानी नहीं दे सकते, कोई वाटर पॉलिसी नहीं जारी कर सकते, वाटर एंड सैनिटेशन नामी आजाद कश्मीर में चीज ही कोई नहीं है, कोई गटर नहीं है, कोई सीवरेज नहीं है, कोई सिलसिला ही नहीं है। मतलब ठीक है, पहाड़ी एरिया एलिवेशन है, कोई चीज बह के चली जाएगी या कहीं इधर उधर आपके एक नेचुरल माहौल की वजह से आपको मुतासर नहीं करती, लेकिन ये आगे आबादी बढ़ रही है, मुतासर करेगी। आपकी कोई सैनिटेशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके घर बन रहे हैं, वहीं को खुदाई करके कुछ कर लेता है, जहाँ कहीं कोई खाली एरिया मिलता है, नाले मिलते हैं, आप नाला माल में देखें सारी सेवरेज उसमें जा रही है, आप दरिया जेलम में देखें सारी सेवरेज सब गंदगला उसके अंदर जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब नदी नालों और ये जो मुख्तलिफ चश्मे हैं, इनके जरिए हम मतलब ये इस तरह की सैनिटेशन की और वाटर की जो टेस्टिंग की इस तरह की एक तो पॉलिसी असेंबली में अमेंडमेंट ले आए, वो एक तो अथॉरिटी बना ले जिसको ये दोनों काम देते हैं, और कुछ गवर्नमेंट ये काम कर ले, एक अथॉरिटी बना के ये दोनों काम दे दे। अगर अथॉरिटी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए असेंबली में अमेंडमेंट लानी पड़ती है, पूरा एक अदारा बनाना पड़ता है, उसके शायद पूरे वो देने पड़ते हैं। अगर असेंबली में नहीं कर सकते, तो जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके जो ड्यूटीज हैं उनके अंदर ये चीजें ऐड कर लें कि आपने इन फ्यूचर आपने ये काम भी करने, और उस मुताबिक कुछ लोग वो हायर कर लें जो ये सैंपलिंग करें, जो इसकी टेस्टिंग करें, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, और इसको इंटीग्रेट। जब आपके पास 8-10 साल का रिकॉर्ड आ गया, तो उसके बाद आपको चीजों को मिटिगेट करने में और वो चीजें रेमेडी करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि डाटा ही नहीं है आपके पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज साहब, हमारे अर्जियात आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अहम बातें जो हमारे नाज़रीन को बताई, आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में मज़ीद आपको हम दावत देंगे और इस तरह की जो मज़ीद बातें होंगी। आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन अभी हमारे पास वक्त कम है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको दोबारा हम ज़हमत देंगे। तो अपना आपकी बड़ी नवाज़िश। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।